Now 21, which statement about longitudinal waves and transverse waves is not correct? हमें क्या देखना है? नॉट करेक्ट को देखना है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के ऊपर जो एप्लीकेबल ना हो। हम ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। बोथ वेव्स ओबे द इक्वेशन v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा एक जनरल इक्वेशन है जो आपकी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों के ऊपर लगती है, तो ये सही है। बोथ वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी एज प्रोग्रेसिव वेव। जब वेव आगे ट्रेवल करती है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो ये दोनों के ऊपर ये भी और ये दोनों करेक्ट है। अच्छा, फिर ऑप्शन बी देखते हैं। बोथ वेव्स कैन फॉर्म स्टेशनरी वेव्स। टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, हैविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे मीट ओवरलैप गिव राइज टू स्टेशनरी वेव्स। तो उसमें आपके पास स्टेशनरी वेव लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। ऑप्शन ए को देखते हैं। बोथ वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, ये गलत है। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे डिटेल में बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती हैं वो आपके पास पोलराइज नहीं हो सकती। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ठीक है, ISED लिखो या ZED लिखो दोनों करेक्ट है। तो आंसर आ गया आपके पास 21 का ए। नाउ 22 के ऊपर चलते हैं। 22 के अंदर कह रहे हैं एन ऑब्जर्वर हेयर्स अ साउंड वेव इमिटेड फ्रॉम अ मूविंग सोर्स। ठीक है, एक सोर्स है जो कि ट्रेवल कर रही है और वो साउंड वेव इमिट कर रही है। ठीक है, द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज लेस देन, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी is less than the frequency of source। ठीक है, यानी ये आपसे क्या कह रहा है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। हमने ये थ्योरी के वक्त जब थ्योरी पढ़ी थी, डॉपलर इफेक्ट का ये क्वेश्चन है, और थ्योरी में हमने ये बात की थी कि अगर आपके पास जो सोर्स आपसे दूर जारी होगी, ठीक है, अगर सोर्स सोर्स लाइक एम्बुलेंस, एम्बुलेंस अगर आपकी तरफ आ रही है तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ जो सोर्स एमिट कर रही होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, आप जो ऑब्जर्व करेंगे वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द सोर्स फ्रीक्वेंसी। तब जब एम्बुलेंस यानी सोर्स आपकी तरफ ट्रेवल करके आ रही होगी, और जब आपके पास एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही है, सोर्स आपसे दूर जा रही है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होगी आपके पास सोर्स की फ्रीक्वेंसी से। तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल लग रहा है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। डेफिनेटली ए आंसर है। तो ये तो फ्री के मार्क्स लग रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल? विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। विजिबल स्पेक्ट्रम ज़ाहिर है ह्यूमन आई के लिए ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है? मैंने आपसे कहा था ये याद कर लें, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक ये आपके पास वेवलेंथ आपने याद करवाई थी। और मैंने आपसे कहा था कि अब ज़रा या तो फ्रीक्वेंसी याद करनी थी या वेवलेंथ याद करनी थी। मैंने आपको थ्योरी के वक्त कहा था कि वेवलेंथ याद कर लें, और फ्रीक्वेंसी के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी में निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया v अपॉन लैम्डा, और v इज़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और आपको मालूम है ओ लेवल से कि तमाम जो होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आप डिवाइड कर दें किसी भी एक वेवलेंथ से, आइदर 400 से 700 की रेंज के दरमियान। तो मैं मिनिमम वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से 400 नैनो ले लेता हूँ, 400 इंटू 10⁻⁻⁹। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 750 इंटू 10⁻12 हर्ट्स। ठीक है, और आपको तो मालूम ही है कि ये जो 10⁻12 है, ये जो 10⁻12 है, ये हमने प्रीफिक्सेस में पढ़ा था कि 10⁻12 को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं टेराहर्ट्ज। ऐसे ही है ना, क्योंकि मेरा बेटा किलो जो है उसको क्या कहते हैं? 10⁻3। मेगा को क्या कहते हैं? 10⁻6। गीगा को क्या कहते हैं? 10⁻9। और टेरा को हम कहते हैं 10⁻12। 750 आपके पास डी की रेंज में आपको नज़र आ रहा है, टेराहर्ट्ज। ठीक है, now 24. A beam of vertically polarized light is incident
नॉर्मली ऑन अ पोलराइजिंग फिल्टर। कह रहे हैं कि आपके पास जो लाइट आई है वो ऑलरेडी वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट आई है। आपके पास ये वाली लाइट नहीं आई है, ये तमाम आपके पास ये नहीं, बल्कि आपके पास वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट आई है। ठीक है, और वर्टिकली पोलराइज्ड लाइट ये आपके पास इस तरह से आ रही है। ठीक है, इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ पोलराइजिंग फिल्टर। ठीक है, तो आपके पास इनिशियली ये वर्टिकली पोलराइज लाइट को, चलो खैर है, इस तरह से कर लेते हैं। नाउ उसके बाद क्या कह रहे हैं, द फिल्टर कैन बी रोटेटेड सो दैट इट इज ऑलवेज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द बीम। ठीक है, तो ये आपके पास पोलराइजिंग फिल्टर अगर यूं है तो मैं, मेरे ख्याल है इसको ऐसे ही बना देता हूँ कि मेरा बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ कि इनिशियली आपका ये इस तरह से था, ये क्या चीज़ है, ये फिल्टर है। ठीक है, और आपके पास इंसिडेंट लाइट जो थी वो भी आपके पास इस तरह से आ रही थी, वर्टिकली पोलराइज लाइट। तो मैं वर्टिकली पोलराइज लाइट को इस तरह से बना देता हूँ, दिस इज माई इंसिडेंट वर्टिकली पोलराइज लाइट। और इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आपको पता है हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फिल्टर इज इनिशियली वर्टिकल। तो जब आपके पास इस तरह से वेव आई और आपका फिल्टर इस तरह से था, तो सारी की सारी वेव पास हो गई और आपके पास कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। नाउ अब कहानी यहाँ से इसने चेंज की। द फिल्टर इज फर्स्ट रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कह रहे हैं कि मैंने जो फिल्टर है उसको रोटेट किया। कितना रोटेट किया, ये जो उसने आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, कितना रोटेट किया, वो कह रहा है मैंने इतना रोटेट किया और ये जो एंगल है ये आपके पास 30 डिग्री हो गया। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, इनिशियली बेटा आपके पास क्या था, इस तरह से था, अब आपके पास किस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। तो हमने कितना एंगल रोटेट किया, 30 डिग्री। ठीक है, नाउ सवाल पे आगे चलते हैं। सो दैट द ट्रांसमिट लाइट वेव हैव इंटेंसिटी I30। कह रहे हैं कि आफ्टर पासिंग थ्रू दिस पोलराइजिंग फिल्टर, जो आपके पास इंटेंसिटी हमें मिली उसका नाम उसने दे दिया I30। मेलिस लॉ आपने पढ़ा है। मेलिस लॉ आपके पास क्या था कि ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी, जिसको इसने I30 का नाम दिया है, इज इक्वल्स टू इंसिडेंट इंटेंसिटी विच इज अवर I0 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर और थीटा कितना है आपके पास, 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा बेटा देखो, कॉस 30 के ऊपर होल स्क्वायर, कॉस 30 तुमने कैलकुलेटर में डाला, जो आंसर आया उसका होल स्क्वायर कर दिया, दिस इज कॉल्ड कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, कॉस 30 लो, जो आंसर आए उसको स्क्वायर का बटन दबा दो कैलकुलेटर में, तो दैट इज कॉल्ड कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, अच्छा इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं ताकि हम आगे की स्टोरी बना सकें। तो आपके पास I0 और कॉस स्क्वायर 30 मुझे याद है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये बराबर होता है √3/2 के। आप कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लेना। ठीक है, ये आ गया, और इसको अगर मैं और ब्रेक करूं तो ये मेरे पास आ गया कितना, 3/4 I0। I30 मेरे पास बराबर है, I30 मेरे पास बराबर है किस चीज़ के, 3/4 I0 के। ठीक है, यहाँ तक जिंदगी आसान है। आगे सवाल रीड करते हैं, आगे क्या कहता है। द फिल्टर इज देन रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय अ फर्दर एंगल ऑफ 30 डिग्री। कह रहे हैं कि ये जो आपके पास यहाँ पे इनिशियली था, यहाँ से मज़ीद इसने और रोटेट किया और अब आपके पास फिल्टर हो गया मज़ीद 30 डिग्री। पहले 30 था, आपने मज़ीद 30 और कर दिया, तो अब टोटल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। यानी कि मेरे अजीज़ भाइयों, ये देखिए, ये अब आपके पास ये है फिल्टर। ठीक है, ये देखिए, ये अब आपके पास है, और अब जो एंगल आपके पास रोटेट हो गया है वो कितना हो गया है, एंगल यहाँ से यहाँ तक, अब फर्दर 30 का मतलब टोटल एंगल हो गया 60 डिग्री फ्रॉम द इंसिडेंट। ठीक है, अब जो इंटेंसिटी बाहर निकल के आएगी मैं उसका नया नाम दे देता हूँ I न्यू।
ठीक है। नाउ हम सवाल आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द न्यू इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट वेव। मेरे बेटा अगर नीचे हम ऑप्शंस चेक करें तो सारे के सारे इन टर्म्स ऑफ I30 की फॉर्म में है, यानी हमने जो आंसर देना है वो I30 की फॉर्म में देना है। यानी हमारी ये जो पहली इक्वेशन आई है इसमें हमने I30 को कैरी करना है, और अगर I30 को कैरी करना है तो ये I0 को सब्जेक्ट बनाना होगा। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब आप नई वाली जो 60 डिग्री के लिए दोबारा मेलिस लॉ लगाएं, ठीक है, और आई न्यू बराबर है I0 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपके पास मेलिस लॉ की इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब आई न्यू बराबर है I0, ठीक है, और cos 60 आपके पास होता है 1/2, और 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1/4 लिख देता हूँ। तुम लोग कैलकुलेटर से पुट करोगे 0.25 आंसर आ जाएगा। मेरा बेटा आई न्यू मेरे पास की वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ I0, तो और मेरे पास नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ I30। तो मैं अपनी इस वाली इक्वेशन के अंदर मैं क्या करूं, मैं सब्जेक्ट बनाता हूं I0 को, ताकि मेरे पास जो है I30 की फॉर्म में आ जाए। तो मेरा बेटा जब I0 सब्जेक्ट बनेगा तो ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी कि बेटा ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा कि आपके पास I0 को सब्जेक्ट बनाया तो 4I30/3 ये आपके पास कहानी बन जाएगी। आई होप कि इतनी मैथ्स तो आप लोगों को आती होगी और इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ये वैल्यू यहाँ पर I0 की वैल्यू हम यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं अपनी। कहाँ प्लग इन कर देते हैं, यहाँ से ये वैल्यू उठा के इधर प्लग इन कर देते हैं, ठीक है भाई। अब मेरे पास आई न्यू की वैल्यू क्या आ गई, आई न्यू बराबर है I0 की जगह मैंने क्या रखा 4/3I30, और पहले से 1/4 मौजूद था। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, और आई न्यू मेरे पास क्या आ गया I30/3। I30/3 यानी 1/3 आपके पास किसके बराबर हो जाता है, तुम कैलकुलेटर में डालोगे तो 0.33, और ये I30 एज इट इज आया 0.33, तुम्हारे पास ऑप्शन बी आंसर है। आगे चलते हैं। अच्छा मेरे भाई, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट is made using a long tube with a mouthpiece at one end. The other end is open and flared as shown in figure. A musician maintains stationary sound waves with a node, देखो, with a node at the mouthpiece। ये इसने बात की, कह रहा है कि माउथ पीस पे तुम नोड लेकर आ जाओ। तो ये रहा माउथ पीस, यहाँ पे नोड लेकर आ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है, एंड एन एंटी नोड एट द अदर एंड। तो मेरे भाइयों एंटी नोड तुम कह रहे हैं दूसरे एंड पर लेके आ जाओ, तो हम यहाँ पे एंटी नोड लिख देते हैं। अब आपसे कह रहा है द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोड्यूस इज 92 हर्ट्ज। ये आपके पास स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है। इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, कहाँ पे, जब हम लेक्चर में पढ़ रहे थे। मैं जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ, और फिर मैंने इसका शॉर्टकट वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ। इस तरह के 2-4 सवाल मुझे रीसेंट पास पेपर्स में भी नज़र आए हैं, तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो मेरा बेटा, तुम्हारे पास ये कुछ, ये हमने क्लास में ऐसे तो नहीं बनाया था, ये हमने इस तरह का बनाया था कि हमारी एक ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब की लेंथ कितनी है L। इसमें जो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी बन सकती है, देखो क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड फॉर्म होगा और ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड फॉर्म होगा।
तो जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बन सकती है वो आपके पास कुछ ये बन सकती है स्टेशनरी वेव के अंदर, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, इस ट्यूब की लेंथ है एल, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है एल, ठीक है। अच्छा, तो एंटी नोड नोड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एंटी नोड नोड आपके पास लैम्डा बाय 4 के बराबर होता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ दिस लेंथ एल बराबर है लैम्डा बाय 4। काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो चुका है हमारा थ्योरी के अंदर इस बारे में, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा हो गया 4 एल के बराबर, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी हो गया f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। मेरा बेटा लैम्डा की जगह मैं डायरेक्टली 4l पुट कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ से पुट किया, ये मेरा जो 4l था ये मैंने लाके यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। अब दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, और इसकी वैल्यू इसने कितनी दी हुई है 92 हर्ट्ज, ठीक है। यानी v अपॉन 4l एफ नॉट के बराबर है, और ये बराबर है आपके पास किसके 92 हर्ट्ज के। तो मैं यहाँ पे 92 हर्ट्ज लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। अब इससे हायर फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या बन सकती है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट किया, और जी ये आपके पास इससे हायर फ्रीक्वेंसी होगा। इससे हायर फ्रीक्वेंसी के अंदर अब आपने वेव की वो फॉर्म इसमें लगानी है लाके कि आपके पास क्लोज्ड एंड पे नोड हो और आपके पास ओपन एंड पे एंटी नोड हो, और इससे हायर फ्रीक्वेंसी हो। तो इससे हायर फ्रीक्वेंसी अल्लाह करे बन जाए, तो ये आपके पास यहाँ पे नोड हो गया और एक नोड यहाँ पे हो गया। तो मेरा बेटा ये आपके पास ये हो जाए, और ये आपके पास ये हो जाए। तो मेरा बेटा देखो एंटी नोड आपके पास ओपन एंड पे है और नोड आपके पास क्लोज एंड पर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लो, ये आपके पास एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, और ये एक एंटी नोड। तो हमने बात की थी नोड एंटी नोड लैम्डा बाय 4, एक लैम्डा बाय 4, यहाँ से यहाँ तक 2 लैम्डा बाय 4, ठीक है। मेरा बेटा ये देखो ये एक लैम्डा बाय 4 यहाँ से यहाँ तक, फिर ये 2 लैम्डा बाय 4, और फिर यहाँ से यहाँ तक 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ L इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन 4, ठीक है। अगर मैं लैम्डा को सब्जेक्ट बना लूँ तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 4l अपॉन 3, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाते हैं। फ्रीक्वेंसी ये हाईएस्ट, इससे ऊपर हायर फ्रीक्वेंसी है, तो आई कॉल इट f1 बराबर है v अपॉन लैम्डा। तो v अपॉन लैम्डा, लैम्डा किसके बराबर है 4l अपॉन 3, तो v अपॉन 4l अपॉन 3। मेरा बेटा ये 3 मेरे पास डिनोमिनेटर में यहाँ से ऊपर आ जाएगा, तो मैं अपने पास स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे डायरेक्टली इसको यूँ यहाँ पे ये 3 इधर लिख दूँगा, ये दूसरी तरफ से। अब बेटा एक चीज़ देखो, v अपॉन 4l और यहाँ पे भी v अपॉन 4l है, ठीक है। ये v अपॉन 4l किसके बराबर है, एफ नॉट के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पे v अपॉन 4l की जगह एफ नॉट प्लग इन कर सकता हूँ। तो बेटा मेरे पास, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ f1 बराबर हो गया 3 टाइम्स एफ नॉट के। तो इसका मतलब एफ नॉट किसके बराबर था, क्वेश्चन में हमें गिवन था एफ नॉट बराबर है 92 हर्ट्ज के। तो 3 टाइम्स 92, ठीक है, वो आपके पास कितना हो जाएगा 276 हर्ट्ज, ठीक है। तो 3 टाइम्स 92 आ गया, 3 टाइम्स 92, ये आपके पास आ गया कितना 276 हर्ट्ज। अच्छा, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा दिया। जब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास इस तरह का सिनेरियो होगा, यानी ओपन एंड आपके पास एंटी नोड पे होगा और क्लोज्ड एंड नोड पर होगा, तो जो हार्मोनिक्स आपके पास बनेंगे वो हमेशा ऑड बनेंगे, ऑड हार्मोनिक्स बनेंगे, ठीक है। क्या मतलब, आपके पास एफ नॉट, उसके बाद 3 टाइम्स एफ नॉट, फिर 5 टाइम्स एफ नॉट,
फिर क्या है 7 टाइम्स एफ नॉट, ठीक है। तो आपके पास एफ नॉट की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है 92 हर्ट्स, ठीक है। उसके बाद 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा 276 हर्ट्स, ठीक है। उसके बाद 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो ये कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर करके आप डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हैं। तो इतनी डिटेल वर्किंग की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप आंसर्स चेक करें तो आपके पास सी ऑप्शन ही ओनली आंसर है। आप सिंपली 92 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 92 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फिर 92 को 7 से मल्टीप्लाई करें। कब, जब सिनेरियो ये हो कि एक एंड पे नोड फॉर्म हो और एक एंड पे एंटी नोड फॉर्म हो। नाउ बेटा अब इसके बाद वाला सवाल है हमारे पास, टू waves of equal frequency and amplitude are traveling in opposite direction along a stretched string. When they meet, they form a stationary wave. अब बेटा अगर यहाँ पे देखो तो ये पूरी की पूरी आपके पास स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन है यहाँ तक, तो ठीक है। अच्छा, they form a stationary wave with 3 nodes and 2 anti nodes। कह रहा है 3 नोड बने हैं और 2 एंटी नोड बने हैं। तो अगर हम इसको बनाएं तो आपके पास मेरा बेटा ये हमारे पास एक हो गया, और ये बेटा ये आपके पास वेव फॉर्म हो गई। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 नोड्स ये बन रहे हैं, एक नोड, दूसरा नोड, और ये आपके पास तीसरा नोड। तो ये 3 नोड हो गए, और आपके पास कितने एंटी नोड्स थे, 2 एंटी नोड्स थे। तो ये आपके पास एक एंटी नोड और ये दूसरा एंटी नोड, यही उसने हमें यहाँ पे बात की थी कि 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स। आगे चलते हैं, आगे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव्स इज डबल्ड। कह रहा है वो जो 2 वेव्स ट्रेवल कर रही थी एक दूसरे की तरफ और अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईच अदर, कह रहा है अब उनकी फ्रीक्वेंसी हमने दोनों की डबल कर दी और एक नई स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गई। अब फ्रीक्वेंसी डबल करने का मतलब क्या हुआ, दोनों तरह से आप देख सकते हैं मेरा बेटा। अगर तुम इसको इस तरह से देखो कि तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी डबल करने का मतलब ये हुआ कि पहले आपके पास इतने से हिस्से में आपके पास आधी वेव आ रही थी। अब फ्रीक्वेंसी डबल करने का मतलब ये हुआ कि इतने से हिस्से में अब मेरे पास ज़्यादा वेव्स आएंगी, 2 वेव्स आएंगी, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मुझे इतने से हिस्से में अब 2 वेव्स बनानी है, अल्लाह करे बन जाए, ठीक है, तो मेरे अजीज़ों कैसे बनेंगी, पता नहीं कैसे बनेंगी, खैर बनाते हैं भाई। ये भाई ये कुछ इस तरह की खूबसूरत तरीन वेव बन गई है। सबसे मुश्किल काम वेव बनाना है, खैर चलो। ये अब आप यहाँ पे देख लें, या आप यहाँ पे देख लें, ये हो गई आपके पास फ्रीक्वेंसी डबल। फ्रीक्वेंसी डबल, या यूँ कह लो कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, जैसे इसने कहा कि फ्रीक्वेंसी डबल, तो वेवलेंथ मेरा बेटा क्या हो गई, वेवलेंथ लैम्डा आपके पास हाफ हो गया। यानी अगर पहले वेवलेंथ आपके पास 2 मीटर की थी, एक वेव की वेवलेंथ 2 मीटर की थी, अब वेवलेंथ एक वेव की लंबाई, एक वेव की वेवलेंथ अब आपके पास 1 मीटर के बराबर हो गई। अब पूरी एक वेव 1 मीटर में आ जाएगी, यानी अब 2 मीटर के अंदर 2 वेव्स बन जाएंगी, इस तरह से कह लो, ठीक है। पहले एक वेव की वेवलेंथ 2 मीटर थी, एक कंप्लीट वेव 2 मीटर में बनती थी। अब आपके पास वेवलेंथ हाफ कर दी, यानी अब वेव की लंबाई छोटी हो गई, 1 मीटर की हो गई, तो 2 मीटर में अब 2 वेव बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह भी देख सकते हो। नाउ अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी एंटी नोड्स आर देयर इन अ न्यू स्टेशनरी वेव।
तो भाइयों अब गिन लेते हैं कि आपके पास एक नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड और ये आपके पास पांचवा नोड। ये तो आप जी, तो ये कहानी तो खराब होती नजर अच्छा नहीं सॉरी, उसने क्या कहा है, हाउ मेनी एंटी नोड्स, हमने नोड्स काउंट कर लिया, हमें एंटी नोड्स काउंट करने हैं। तो एंटी नोड्स के लिए आपके पास ये एक एंटी नोड, ये दूसरा एंटी नोड, ये तीसरा एंटी नोड, ये चौथा एंटी नोड। तो चार एंटी नोड्स और पांच नोड्स हैं, तो एंटी नोड्स हमारे पास चार हो गए, तो ये हमारे पास डी आंसर हो गया। नौ बेटा अब आपके पास है 27. A transmitting mast sends out microwaves of wavelength 1.5 सेंटीमीटर। माइक्रोवेव की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, 1.5 सेंटीमीटर। माइक्रोवेव्स आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ होती हैं। मोबाइल फ़ोन की जो टेलीकम्युनिकेशन आपके पास कम्युनिकेशन चल रही होती है उसमें माइक्रोवेव्स यूज़ हो रही होती हैं। तो अगर आप कहीं अंडरग्राउंड बेसमेंट में चले जाएं तो वहाँ पर आपके पास सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ बहुत कम होती है। वेवलेंथ कम होती है तो उसके जो सिग्नल्स होते हैं उसमें डिफ्रैक्शन बहुत कम होती है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स बहुत कम होती हैं। लेकिन आपके पास एंड रेडियो वेव्स, आगे चलते हैं, और रेडियो वेव्स, ये जो आपके पास रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ आपके पास 1.5 किलोमीटर। रेडियो वेव्स आपके पास लॉन्ग वेव, काफ़ी लंबी वेव होती है और इसकी वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 1.5 किलोमीटर, यानी 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर की आपके पास वेवलेंथ है। सोचो कितनी बड़ी वेव है। तो जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा स्प्रेडिंग होगी, यानी उतनी ज़्यादा डिफ्रैक्शन होगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर तुम इसको इस तरह से समझो कि तुम्हारे पास वेवलेंथ है, कहाँ बनाना, यहाँ बना लेते हैं, चलो ये तुम्हारे पास ये आपके पास माइक्रोवेव्स आ गए हैं, हम करीब करीब बना लेते हैं, ये आपके पास माइक्रोवेव्स हैं। ठीक है, और ठीक है, और तुम्हारे पास ये एक ऑब्स्टिकल आ जाता है। ठीक है, ये एक ऑब्स्टिकल आ गया। तो अब ये जो माइक्रोवेव्स हैं ये आपके पास इनकी वेवलेंथ कम है, तो ये आपके पास बैंड भी आपके पास कम होगी। ठीक है, और ऑब्स्टिकल क्या है, तो कोई बिल्डिंग आ गई, ठीक है, या कोई माउंटेन आ गई जैसे इस क्वेश्चन में दिखा रहा है। चलो अब हम क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, फिर बाद में यहाँ पे बात को कंटिन्यू करते हैं। A receiving aerial behind a mountain can detect the radio waves but not the microwaves। देखो ये तुम्हें कह रहे हैं कि रिसीविंग एरियल बिहाइंड द माउंटेन, ये माउंटेन के पीछे एक रिसीविंग एरियल लगा हुआ है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो माइक्रोवेव्स को तुम्हारे पास डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन आपके पास रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर लेता है। तो अब आपके पास मेरा बेटा अगर ये इस तरह से चली, आपके पास ये यूं हुई, ठीक है, या तो इस तरह बना लो या मैं इसका सिर्फ आधा पार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास जब आधा पार्ट आपके पास बना रहा हूँ तो ये आपके पास ये यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे पहुँची, यहाँ पे पहुँची। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर आई, फिर ये यहाँ पर आई, फिर जब ये इधर आएगी तो ये और ज़्यादा बैंड होगी, ये और ज़्यादा बैंड होगी, ये और ज़्यादा बैंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स। तो ये आपके पास किसका है, ये रेडियो वेव्स के साथ होगा। माइक्रोवेव्स आपके पास उनकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि वो आपके पास यहाँ से जस्ट जो है, आपके पास अब मैं माइक्रोवेव्स बनाता हूँ, माइक्रोवेव जस्ट यहाँ से जाएंगी और लेट्स से आपके पास ये माइक्रोवेव का इस तरह से गया। ठीक है, तो ये माइक्रोवेव है, ये इस तरह से गई। ठीक है, तो मैं इसका सिर्फ ये वाला पार्ट दिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, ये आपके पास इनकी बेंडिंग नहीं होगी जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाई। क्लियर है? अच्छा, तो अब हम वापस आ जाते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। ठीक है, तो द रेडियो वेव्स आर कोहेरेंट बट द माइक्रोवेव्स आर नॉट। कोहेरेंट का डिफ्रैक्शन से कोई
मतलब नहीं है। कोहेरेंट इज द कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, तो ये बेकार की बात है। द रेडियो वेव्स, बी ऑप्शन देखते हैं, द रेडियो वेव्स आर डिफ्रैक्टेड अराउंड द माउंटेन बट द माइक्रोवेव्स आर नॉट। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी देख लेते हैं आपके पास, द रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द माउंटेन्स बट आपके पास माइक्रोवेव्स आर नॉट। ठीक है, तो ये भी बेकार की बात है। द रेडियो वेव्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट बट द माइक्रोवेव्स आर नॉट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का यहाँ पर कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन हो गई तो आपके पास जो है रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, यानी वो टकरा के वापस चली गई और जो है माइक्रोवेव सीधी चली गई, तो रिसीविंग एरियल के ऊपर तो फिर माइक्रोवेव्स पहुँचनी चाहिए थी अगर यहाँ पर सिर्फ रिफ्लेक्शन से ही बात पहुँची होती। तो डी इज़ द आंसर। नाउ अब हम ऑप्शन देखते हैं, सॉरी 28, waves are emitted from the two coherent source। कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, टू कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या है कि दोनों जो सोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें से जो वेव्स इमिट आउट हो रही हैं उनके दरमियान फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो और दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब बेटा क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स and the two sources must have the two waves from the two sources must have the same frequency। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो बिटवीन द टू वेव्स। ठीक है, अब देख लेते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट द वेव्स मस्ट बी करेक्ट। तो कोहेरेंट सोर्सेज से मुतालिक क्या है, दे आर इन फेज नॉट नेसेसरली, ठीक है, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स नॉट नेसेसरली, दे हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यस, कोहेरेंट सोर्सेज के लिए आपके पास कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड नॉट नेसेसरली। नाउ और आगे चलते हैं। द डायग्राम शोज अ स्क्रीन दैट इज a distance L from a diffraction grating। The grating has a total number of n lines। ठीक है, any two adjacent lines are a distance d apart। ठीक है, क्या मतलब भाई, ये जो हम बनाते थे ना, तो ये कह रहा है कि इन दो के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या कह रहे हैं, डी के बराबर। ठीक है, अ बीम ऑफ पैरालाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि जो बीम आ रही है, कौन सी, ये जो बीम आ रही है इसकी वेवलेंथ है लैम्डा और वो इंसिडेंट कर रही है आपके पास ऑन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। Now, which quantities affect the distance between the first order diffraction maxima on the screen? कह रहे हैं किस वजह से ये जो दो फर्स्ट ऑर्डर्स हैं तुम्हारे पास, ये आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर बना, इसको हाईलाइट कर दिया, और ये फर्स्ट ऑर्डर ये। ठीक है भाई, तो कह रहे हैं ये जो दो फर्स्ट ऑर्डर्स हैं इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये आपके पास अफेक्ट हो सकता है किन फैक्टर से, डी, लैम्डा, एन, एल, इनकी वजह से। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके दरमियान आपके पास ये आपके पास फैक्टर चेंज हो सकता है। अच्छा मेरा बेटा, ये डिस्टेंस लो, ठीक है, या ये डिस्टेंस लो, एक ही मतलब है। क्यों? क्योंकि ये इस डिस्टेंस, अगर तुम्हारे पास ये डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस भी आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी एक डिस्टेंस ले सकते हैं, या चाहो तो दोनों एक साथ ले लो, जिस तरह भी चाहो। नाउ अगर तुम्हारे पास इसमें जो ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, अगर वो तुम देखो तो तुम्हारे पास एल को हम सबसे पहले चेक करते हैं। एल क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और स्क्रीन। अगर मेरा बेटा मैं इस स्क्रीन को यहाँ से शिफ्ट करके आगे या पीछे लेके जाऊं तो क्या आपके पास ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, क्योंकि इससे सवाल पूछा है विच क्वांटिटीज अफेक्ट, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ठीक है भाई, तो लेट्स से अगर हम इस चीज़ को, इस स्क्रीन को शिफ्ट करके मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँ, तो मेरा बेटा अब तुम मुझे बताओ
कि तुम्हारे पास ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये छोटा हो गया एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो एल को डिक्रीज करने से डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा वो अफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जैसे मैं आपको दिखाया। ठीक है, तो अब अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो आपके पास जो ऑप्शंस कैंसिल हो जाते हैं वो बी कैंसिल हो जाता है और डी कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बी ये कह रहा है कि एल जो है वो अफेक्ट नहीं करता, इसलिए बी और डी तो हम स्ट्रेट अवे उठा के उड़ा देते हैं। अब ऑप्शन आपके पास ए और ऑप्शन सी बच जाते हैं। अगर आप ऑप्शन ए के ऊपर बात करें तो हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का तो एक ही फॉर्मूला है, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है बेटा, अब आपके पास जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है, अगर मैं ये 2 मिनट के लिए इसको उड़ा दूँ, ठीक है, और मैंने आपसे ये कहा कि डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा या डिस्टेंस आप ले लें जीरो ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर तक, अगर वो डिस्टेंस बढ़ेगा तो नीचे वाला भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या मतलब? अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। तो मैं अगर इस ट्राइंगल को ले लूँ, ठीक है, तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये थीटा यहाँ पे एंगल है। ठीक है, ये थीटा एंगल है आपके पास। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा हो गया। तो आपके पास अगर मैं थीटा इंक्रीज करूंगा या थीटा चेंज करूंगा तो उसकी वजह से आपके पास जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के अंदर जो डिस्टेंस है वो अफेक्ट करेगा, और उसकी वजह से इन टर्न डिस्टेंस बिटवीन टू फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा भी आपके पास अफेक्ट करेगा। तो अगर हम सब्जेक्ट बना लें साइन थीटा को, तो साइन थीटा बराबर है एन लैम्डा अपॉन डी। मेरा बेटा आपके पास जो एन है वो हमारे पास दिया हुआ है 1 टू फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। तो इस इक्वेशन से मैं एन को उड़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाए। तो मेरे पास ये हो गया साइन थीटा बराबर हो गया लैम्डा अपॉन डी, यानी आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा डिपेंड कर रहे हैं वेवलेंथ पर और डी पर। तो अब अगर आप ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? डी पर अफेक्ट कर रहा है और इसमें भी डी पर अफेक्ट कर रहा है। लैम्डा पर अफेक्ट कर रहा है, यस, ये कह रहा है लैम्डा पर अफेक्ट नहीं करता। तो आपके पास जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ ए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, लास्ट है आज की वीडियो का। A wire carries a current of 0.10 microampere. The potential difference across the wire is 10 millivolts. ठीक है, आपके पास करंट दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है। How much energy is dissipated by the wire in a time of 10 seconds? यार बड़ा ही आसान सवाल है, ओ लेवल स्टैंडर्ड का सवाल है, और आपके पास वोल्टेज दिया हुआ है, आपके पास करंट दिया हुआ है, और आपसे वो कह रहा है एनर्जी। ठीक है, तो देखो दो दो फॉर्मूले हो सकते हैं। एक तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी बराबर है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर को आप तोड़ दें वोल्टेज टाइम्स करंट टाइम्स टाइम में। ठीक है, बस वोल्टेज कितना है तुम्हारे पास? 10 मिली वोल्ट्स, 10 इंटू 10⁻³ करंट तुम्हारे पास कितना है? 0.1 माइक्रो को 10⁻⁶ लिख दो, और तुम्हारे पास टाइम जो है वो 10 सेकेंड्स दिया हुआ है। तो इनको कैलकुलेटर में प्लग इन कर दो तो तुम्हारे पास आंसर आ रहा है 10 इंटू 10⁻⁹ विच इज़ 10 नैनो जूल्स। तो आंसर हो गया डी। यहाँ पे हम आज की वीडियो को